यहाँ आपको अपडेट करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने एक बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जानिब से कतर में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाने के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा है कि आमने के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने एक बयान में सदर ट्रंप ने बताया है कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो कुछ इसराइल कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अमीर कतर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर अमीर कतर ने अमन के लिए जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अपने नाज़रीन को बताएं
कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमरीकी सदर की जानिब से वाज़ेह तौर पर एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर को मुबारकबाद देता हूं, अमन का वक्त आ चुका है। ईरान अब खित्ते में अमन और सुकून की जानिब बढ़ सकता है। इसराइल भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह किया गया कि इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने की हौसला अफजाई की जाएगी। दुनिया को मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि अब अमन का वक्त आ चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने अमीर कतर की जानिब से भी अमीर कतर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर की जानिब से जो कुछ किया गया उस पर उनके मशकूर हैं। दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमेरिकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जानिब से दोहा में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाने के बाद वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ चुका है। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी मुतासिर नहीं हुआ है। इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। वाज़ेह तौर पर सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। ईरानी हमले में अमरीका और कतर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जानिब से मिसाइल हमले से पहले पेश की इतला दी गई थी। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को हवा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान की पेश की इतला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे हैं। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अपने बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरानी हमले में अमेरिका और कतर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले से कबल पेश की इतला दी गई थी। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। ईरान की पेश की इतला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे उनकी तादाद 14 थी जिनमें से 13 को मार गिराया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया। जबकि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे हैं। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई
करते रहेंगे। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया है। ईरान अब खित्ते में अमन और सुकून की जानिब बढ़ सकता है। इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। इसराइल जो कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ईरानी हमले में अमरीका और कतर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। ईरान की पेशगी इत्तला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमरीकी बेस पर हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वाजे किया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया है। ईरान अब खित्ते में अमन और सुकून की जानिब बढ़ सकता है। इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। इसराइल जो कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करता रहूंगा। ईरानी हमले में अमरीका और कतर का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। ईरान की पेशगी इत्तला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर में अमरीकी बेस पर हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ है। अमीर कतर ने अमन के लिए जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं। दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया है और ईरान अब खित्ते में अमन और सुकून की जानिब बढ़ सकता है। इसराइल की भी अमन की जानिब बढ़ने पर हौसला अफजाई करेंगे। इसराइल जो कुछ कर रहा है मैं उसकी हौसला अफजाई करता रहूंगा। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। ईरान की पेशगी इत्तला की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर में अमरीकी बेस पर हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की जानिब से दोहा पर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासिर नहीं हुआ। कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे, ये सूरत हाल यहीं थम गई या जैसा दिख रहा है वैसा होने वाला नहीं है? देखिए, सिचुएशन आपके चैनल के ऊपर हम तकरीबन 9 बजे करीब हम ये सस्पेंड कर रहे थे कि ऑप्टिमिस्ट होकर अगर सोचें तो शायद ईरानियंस को फेस सेविंग दी गई है। आज ईरान ने शाम में इसराइल पे हमला भी नहीं किया। एट द सेम टाइम अमेरिकन ने भी मुझे 14 मिसाइल या 6 मिसाइल जो शुरू में कह रहे थे वो आए, उनको गिरा भी दी गया। तो दिस काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। और ऑप्टिमिस्ट होके मैंने कहा था कि शायद ये मैनेज्ड, ये कोरियोग्राफ्ड किस्म की एक एफर्ट है ताकि इसके बाद अमन की तरफ जाया जा सके। तो ये तो हो गया ऑप्टिमिज्म, जिसको हमारी सस्पेंड जो है किसी हद तक जो है वो सही साबित हुई। अब चूंकि यूएस को अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो वॉर में इन्वॉल्व होता है तो फिर ये उसको खासा उसको ब्लीडिंग होगी, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और जो है वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो उसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट की एक फजा कायम हो रही है उससे बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा उसने भी यहाँ से निकलना जरूरी समझा। लेकिन जब ये सब चीजें एक ऑप्टिमिज्म के लिहाज से जो भी ट्वीट आई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो उस पर इसराइल को भी कहा है कि बस यहाँ पे जो है इसको जंग को रोकें और अमन की तरफ जाएं। और ईरान का शुक्रिया अदा किया कि आपने पहले बता दिया था। तो वो भी मैंने इससे पहले कहा था कि कतर गवर्नमेंट को अगर पता था तो इसका मतलब है कि यूएस को भी पता होगा। तो लिहाजा वो मिसाइल आसानी से गिराया जाए। लेकिन नहीं, तमाम चीजें तो बड़ी हौसला अफजा है और जंगबंदी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है जो एक साई ऑफ रिलीफ देता है। लेकिन एट द सेम टाइम पिछले 12 दिनों के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो बातें की गई उसके अगेंस्ट गए वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो एक वो मिसट्रस्ट का एक एलिमेंट जरूर इसका इंतजाम में मौजूद है, स्पेशली ऑन द ईरानियन साइड। तो लेट्स होप फॉर द गुड के ये टाइम बाय करने वाली बात नहीं है, बल्कि हकीकत में प्रेसिडेंट ट्रंप अब यही चाह रहे हैं कि इसराइल को भी रोकें, ईरान को भी रोकें। ईरान ने फेस सेविंग के लिए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के हिसाब से जो है वो उसने एक्टिविटी कर दी। और ईरानियन जो जश्न था बेसिकली वो अल जज़ीरा में दिखाया और अमेरिकन चैनल्स भी दिखा रहे थे कि ईरानियंस जो है वो जश्न मना रहे हैं कि कतर के जो हवाई जो अड्डा है इनका यूएस को उस पर हमला हुआ। तो लिहाजा ये तमाम चीजें एक किस्म का वो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट शायद देना चाहते ईरानियंस को।
और बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि ये कोरियोग्राफ्ड है। पर कोरियोग्राफ्ड हो या ना हो या इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, गुड थिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उनकी ट्वीट है वो ये है कि अमन को मौका दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ईरान को, इसराइल को अब इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और अपने अवाम की खातिर अपनी ईगो को बलाए ताक रखते हुए इंसानियत को बचाने की अशद जरूरत है। जी, लेकिन अहमद साहब, कुछ दिफाई माहिरीन की राय ये भी है कि आबनाए हरमस के अंदर जो ईरान की जानिब से एक्टिविटी की जा रही थी कि हम इसको बंद कर देंगे और उससे 20% जो है वो तेल की जो तिजारत है उसको नुकसान होगा, दुनिया भर में इसके जो है वो असरात मुरतब होंगे और बड़ी मईशतें जो हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, उनकी तरक्की तक रुक सकती है। इसमें कितनी सदाकत थी, या ये कहा जाए कि ये एक तरह से अमरीका या इसराइल की एक दुखती रग थी जिस पर ईरान ने हाथ रखा था? जी बिल्कुल दुखती रग थी, इसमें कोई शक नहीं। एट द सेम टाइम इससे चाइना भी इफेक्ट हो रहा था कि चाइना की जो 50% की एनर्जी की नीड्स हैं ऑयल की सूरत में वो इसी अपना हरमोज से गुजरती थी। ओवरऑल देखा जाए तो 20% नहीं है, मेरे ख्याल में 30% है ऑयल और 50% गैस है जो अपना हरमोज से गुजरती है। तो इसको स्ट्रेटेजिक कार्ड के तौर पर ईरान ने खेला, क्योंकि 35 किलोमीटर वाइड ये उसका स्ट्रेट है जिसमें से सारे जहाज गुजरते हैं। और आज जो ऑफेंसिव लेवल के ऊपर आते हुए बरतानिया के एक जहाज को इससे गुजरने से रोका भी गया जो उनका फ्रिगेट था यूके का। तो लिहाजा यहाँ से ऑफेंसिव मोड के ऊपर तो ईरानियंस थे, लेकिन चूंकि इसको वो किसी वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे थे, स्पेशली जो रेस्ट ऑफ द P4 स्टेट्स हैं जिसमें यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया शामिल हैं, तो इसलिए उसको दरगुजर किया और किसी हॉस्टाइल मैनूवर्स में नहीं गए लोग। तो ये बड़े वाज़ेह तौर पर इशारे थे कि जंग की बढ़ोतरी की तरफ कोई भी जो दुनिया की ताकत है वो जाना नहीं चाहती, क्योंकि न्यूक्लियर तो बहुत दूर की बात है। इवन जो कन्वेंशनल वेपन जिसका जंग में इस्तेमाल होते हैं उनकी एक्यूरेसी और लेथैलिटी इसका तो शदीद है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही ला सकती है। तो लिहाजा सेंस प्रिवेल की है और मैं समझता हूँ कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो इसका प्रिवेल होता हुआ नजर आता है, इसको मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर जो है जाके इसको एक बाकायदा एक लीगल जो है तरीके से एक रेजोल्यूशन लाई जाए जो तमाम ममालिक को पाबंद करे कि वो किसी किस्म की जंगी कार्रवाई में जो शामिल नहीं होंगे और इस खत्ते में अमन आया जाएगा। बिकॉज यहाँ का तेल जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्राइव करता है और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी एक रिसेशन का समा है और हर 100 साल के बाद रिसेशन आती है। तो इसको दुनिया कोविड से तो निकल आई थी, रिसेशन को अवॉइड कर गई थी, लेकिन अगर ये जंग हो जाती खुदा ना खास्ता तो फिर रिसेशन इस कदर शदीद होती कि अरबों की आबादी जो है भूखों मरना शुरू होती। तो मल्टीपल इसके एस्पेक्ट सेंस प्रिवेल की है। लेट्स होप फॉर द गुड कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ट्वीट है वो एक्चुअलाइज भी हो जाए। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा, सही है कि ईरान पर हमला हुआ इसराइल की जानिब से, उन्होंने इसराइल को जो है वो रिटेलिएट किया, फिर अमेरिका की जानिब से जब हमला हुआ तो अमेरिका के जो है वो फिजाई अड्डे को निशाना बनाया गया। अब ये बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर या फिर मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है इस पर अमन का ट्वीट कर दिया गया है सदर ट्रम्प की जानिब से, इसके असरात गजा जंग में किस हद तक दिखाई देंगे? देखिए, गजा में पिछले 8-10 दिनों में रिलेटिव टर्म्स के अंदर वहां पे उस तरह से हमले नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे जो 100 बम गिरते थे, अब शायद पिछले एक हफ्ते से वो जंग भी डोरमेंट हुई है, क्योंकि इसराइल जो है उसको अपनी पड़ी हुई है और उसके मुख्तलिफ ठिकाने या उसके वेपन जो है वो ईरान के खिलाफ जो इस्तेमाल होने थे वहां पे उसके वेपन्स में कमी भी आई है। गजा में तो बेचारों को डक शूटिंग कर रहे थे जहाँ पे ईरान ने ढेर सारे इनको टिका के जवाब दिए, तो लिहाजा वो अपनी जो है आकबत को संवारने में और अपनी डिफेंस के लिए वो भागते फिरते नजर आ रहे थे। तो लिहाजा इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो गजा वालों के लिए भी एक जो है वो साई ऑफ रिलीफ है, और अगर ये अमन कायम होता है तो फिर डेफिनेटली गजा के ऊपर भी जो इसराइली जितनी जो तशद्दुद था ये वहाँ पे जंग मुसलत हुई थी, उसका जो पॉज है वो ज्यादा लंबा हो सकता है या डीएस्केलेशन या सीज फायर की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप को अमन का प्याम्बर भी बोलते हैं, तो गजा भी बंद हो जाएगा उसकी जंग। एट द सेम टाइम इसराइल और ईरान की जंग भी जो है उसमें भी ब्रेक आ जाएगा, और जो पाकिस्तान और इंडिया की जो स्कर्मिशेस हुई थी उसको भी स्टॉप करने में, तो लिहाजा वो जो पाकिस्तान ने, मैं कहता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक खेला था डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर के ट्रम्प को नॉमिनेट किया, ये सिफारिश की गई थी नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो भी जस्टिफाइड होता नजर आता है। लेकिन ये तमाम चीजें अगले 24-48 घंटे में अगर अमन आ जाता है और जंगबंदी के ऐलान हो जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो फलस्तीन की
जो उसका हल भी है 2 स्टेट सोल्यूशन का, फिर वो डायलॉग में जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और किसी न किसी जो है वो नहज के ऊपर जरूर पहुंचेंगे। कुछ इजरायली कंप्रोमाइज करेंगे, कुछ फलस्तीनी कंप्रोमाइज करेंगे, और अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और अमन होता है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड के तहत बाकी ममालिक भी इसराइल के साथ अमन से रह सकते हैं। तो लिहाजा ये लार्जर गेम है। मशरिक वस्ता के लोग इससे ज्यादा अफेक्टेड हैं, पाकिस्तान के ऊपर इसकी फॉल आउट आ सकता था, लेकिन हमारा उससे डायरेक्ट ऐसे कन्फ्रंटेशनल ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि चलें ठीक है, अमन की बात अब की जा रही है काफी हद तक जो है वो, अब मशरिक वस्ता की सूरत हाल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो नुकसान तो सबका ही हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है इसमें रूस का किरदार किस हद तक मौसर रहा? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जब ईरानी वजीर खारजा जो है वो रूस गए और रूस ने उनको यकीन दहानी कराई, तब ही एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया था। देखिए प्रेशर तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन P5 परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दी जाने वाली स्टेटमेंट या सिग्नलिंग वो बड़े वाज़ेह तौर पे किसी भी इवेंट की एक्टिविटी का कोर्स जो है उसको चेंज कर सकती है। तो रशियंस की जानिब से खासा हौसला अफजा जवाब था। चाइना ने भी काफी प्रो ईरान पोजीशन ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ईरान को इतना गुस्सा दिलाया जाए कि अपना हरमोज बंद हो, जिससे जो है वो चाइना की भी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी खत्म हो। मजीद ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये बेल्ट रोड BRI है या CPEC जो अफगानिस्तान से गुजरना है, उसको भी किसी किस्म की फर्दर उसकी इन्वेस्टमेंट को ठेस पहुंचे। तो मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, और रशिया ने भी इस समय रोल अदा की है, चाइना ने भी रोल अदा किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो रशिया की स्टेटमेंट बेसिकली एक मेन कैटलिस्ट जो है वो साबित हुई है, बिसाइड सो मेनी अदर एफर्ट्स कि इसने जंगबंदी की तरफ जो है भी राह हमवार की है। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा क्या इसराइल की जानिब से अब भी किसी किस्म की हठधर्मी या जिद या अना का जो है वो अंसर मौजूद है, या इसके इम्कानात मौजूद दिखाई दे रहे हैं ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर? जी नेतन्याहू जो है बेसिकली उसका जो इलेक्शन हुआ था, और इसमें 2022 में जब वो इलेक्शन जीत के आया था तो बड़ी मुश्किल से वो जीता था, और उससे पहले उसकी पार्टी जो है वो बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुई थी, और उसका पोलिटिकल कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो राइटिस्ट को लेफ्टिस्ट डोमिनेट करना शुरू हो गए थे, तो अब ये राइटिस्ट एलिमेंट्स को चूंकि रिप्रेजेंट करता था तो ये आ चुका था। तो इसराइल की जो हिस्ट्री है वो देखें तो वो जंग में पैदा जिसने जन्म लिया, इसराइल ने जंग में इसमें एग्जिस्ट किया, जंग में वो फैला था, तो जंग उसको सूट करती है बेसिकली। लेकिन इस वक्त के हालात के मुताबिक जब उसको मार पड़ी है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि जब से इसराइल बना है उसको इतनी तबाही का जो सामना नहीं करना पड़ा। तो इस वक्त नेतन्याहू शायद मेरे ख्याल में इस वक्त टाइम बाय करने के लिए, ये किस्म का अपने आप को मजीद नुकसान से बचाने के लिए शायद ज्यादा शोर शराबा ना करे, और अमेरिकन की सजेशन के ऊपर जो है वो अमल दरामद करके सीज़फायर की तरफ जाए, क्योंकि उसको बिल्कुल तवक्को नहीं थी ना ही अमेरिकन को ईरानियंस जो है इस कदर शदीद रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनको था कि इनकी क़यादत को शहीद करने के बाद ईरान बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ईरानियंस ने अपनी रेजिलियंस और अपनी एक यूनाइटेड किस्म की कौम जो है उसका मुजाहरा किया। वो बाकी एक रीजनल ताकत है, शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तमाम अकाइयों को ईरान ने जो है उसको प्रूफ किया। तो लिहाजा इस वक्त फॉर द सेक ऑफ टाइम बाइंग मैं समझता हूँ नेतन्याहू जरूर 2 कदम पीछे हटेगा, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। वो असली दुश्मन है मुसलमानों का, और यहूद और हनूद यानी इंडियंस और इसराइलीज का जो नेक्सस है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। तो चूंकि जैसे इंडियंस को रेस्पाइट दिया गया था, उनको पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान की जो मिलिट्री से बचाने के लिए अमेरिका कूदा था, इसी तरह मुझे लगता है कि वही प्ले बुक यहाँ पर है, और इसराइल को बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए कोई इस किस्म की एक्टिविटी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक और खास करके ईरान अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करेंगे, उसी तरह से चुकन्ना रहेंगे जैसे पाकिस्तान ने भी अपने गार्ड्स को लोअर नहीं किया। और इंडियंस जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसका फेज 2 आएगा, तो आए ना जरा फिर खुल के आए ना, फिर बकवास सॉरी मतलब अभी चीखते चलाते हैं इतने, तो ये फिर ईरान भी उसी तरह से रहेगा। तो लिहाजा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जब भी हनूद और यहूद आपस में नेक्सस में होते हैं। जी
अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा, चलें ठीक है, इसराइल की जानिब से जो है वो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो अभी बिल क्लिंटन साहब ने भी 2 दिन पहले यही बात कही थी कि जंग के ऊपर जो है वो इस वक्त इसराइल की हुकूमत टिकी हुई है, जितनी तवील जंग रहेगी उतना नेतन्याहू इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल है, क्या अमरीका जो है वो इस चीज को मेक श्योर करेगा कि अब ये महाज खत्म हो गया है तो कहीं तीसरी जगह महाज ना खोला जाए इसराइल की जानिब से? देखिए, इसराइल के अंदर नेतन्याहू जब उसकी लोकल पब्लिक है, इवन जो राइटिस्ट भी लोग हैं जो इंतहा पसंद है, वो जब अपने नीचे से ये जो घुसे हुए शेल्टर्स के अंदर जब वहां से निकल के अपनी बिल्डिंग्स की हालत देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो नेतन्याहू को इतना मजीद सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ इम्पीचमेंट करेंगे, जो कि बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो इशारे उसके मिल रहे हैं। दो कि जितनी दुनिया की जो प्रेस है, ये फॉर दैट मैटर मीडिया है, वो नेतन्याहू के खिलाफ उस तरह से नहीं बोलता, क्योंकि उनके जो मालिकान है वो सारे यहूदी हैं। तो लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए तो कोई आवाजें उस तरह से मीडिया के अंदर नहीं है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया के अंदर, लेकिन एक राइटिंग ऑन द वॉल जरूर है कि जैसी जंग थमेगी और लेफ्टिस्ट जो ऑलरेडी गुस्से में, राइटिस्ट भी मायूस है नेतन्याहू से, तो जब वो शेल्टर से बाहर निकल के दवाई देखेंगे तो नेतन्याहू को उठा के बाहर फेंकेंगे। तो लिहाजा वो भी अमन चाहते हैं, क्योंकि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी पिछले 60-70 सालों के अंदर, वो इन 12 दिनों के अंदर ईरान ने जो है वो जमीन बोझ कर दी या उनको कम से कम बहुत अनएक्सपेक्टेड नुकसान पहुंचाया। तो लेट्स सी, अमन को मौका दिया जा रहा है, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो और इस खित्ते में अमन आए वापस। अच्छा अहमद सईद साहब, ये भी बताएं कि चले ठीक है, खलीजी ममालिक के अंदर एक बात जो है वो ये तस्वुर किया जाता है कि ठीक है अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने अवाम के या अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इसराइल से जो है वो ताल्लुकात भी बहाल रखते हैं। इन मामलात को अगर देख लिया जाए तो क्या मशरिक वस्ता के अंदर वो सूरत हाल पैदा होगी जो आज से तकरीबन कोई 20-25 साल कबल थी? देखिए, लाइकली तो है, लाइकली है कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो, लेकिन अब तमाम लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन को रीड कर रहे थे, स्पेशली गजा का जब से जो अक्टूबर 2023 में सारा सिलसिला जो शुरू हुआ था, उससे लेके अब तक बड़ी बारीबीनी से तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी मशरिक वस्ता की भी देख रही है, अमेरिकन भी देख रहे हैं। तो लगता तो है, लेकिन अगर उन्होंने हिस्ट्री से सबक ना सीखा तो फिर ऐसे ही होगा जैसे माजी में होता चला है। तो अहमद साहब, ये भी तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी आलमी तजियाकारों के जो है वो दरमियान के, जी ये ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो है वो बड़े मामलात होंगे, ये पहला स्टेप तस्वुर किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो अखंड भारत है, क्या इनका गया है या फिर किसी और चीज़ का इंतजार किया जा सकता है आलमी सतह पर ताकतों की जानिब से? देखिए, हिस्टोरिकली ये लोग ह्यूरिस्टिक्स जो होती हैं, ये माजी की जितनी इनकी हिस्ट्री है उससे बेसिकली लीड लेके कोई भी स्टेट ग्रेट पावर बनने का ख्वाब देखते, क्योंकि गेम सारा पावर का है। ईरान को भी देखें जो उसने इतनी रिटेलिएशन की है, बेसिकली वो भी उसकी जो यादाश्तें हैं वो पर्शियन एम्पायर से हैं, और पर्शियन एम्पायर के बाद वो रीजनल पावर के तौर पर अपने आप को देखता था, इसलिए उसने ढेर सारा स्ट्रॉन्ग कदम उठाया। इसी तरह इसराइल को देखें तो अपने आप को अल्लाह की सबसे महबूब कौम समझते हैं, और जितने इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से वो अपने आप को समझते हैं। इस तरह हिंदूज को देख लें, वो भी ये समझते हैं कि हम ग्रेटर जो ये महाभारत के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने उनके ऊपर 100 साल से ज्यादा जो है वो हुकूमत कर रखी है। लिहाजा ये तमाम हेरिस्टिक्स जो है ये बेसिकली उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजन अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है क्या महाभारत और ग्रेटर इसराइल कॉन्सेप्ट साइड पे रख दिया गया, मे बी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा मार पड़ी है, तो फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन ये चीजें जो हिंदूज हैं या ज्यूज हैं उनके दिमागों से ये जाहिर नहीं हो सकती, और वो अपनी कोशिशें उसी तरह जारी रखेंगे। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा, चलें ठीक है, अगर अमरीकी दावे को जो है वो एक हद तक मान लिया जाए कि जी जौहरी सलाहियत ईरान की जो है वो ख़त्म कर दी गई है, वहीं इसराइल कह रहा है कि हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो क्या लगता है सर मुस्तकबिल करीब के अंदर जो अमरीका की जानिब से या फिर आलमी इदारों की जानिब से ईरान पर पाबंदियां मौजूद हैं, क्या उनको भी ख़त्म होने के कोई इम्कानात मौजूद हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आगे मजीद इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुल्क को तैयारी करने का हक मौजूद है। देखिए, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट आई है उसमें उन्होंने ईरान का थैंक यू किया। अब देखिए सिचुएशन की यहाँ तक पहुंच गई, वो नेतन्याहू ने बेसिकली कहा था कि अमन जो है ताकत से ही आता है, तो वही वाली बात है। ईरान ने अपनी ताकत शो की है और अमन भी आ रहा है, वही 14 मिसाइल फायर किए हैं, उनको उन्होंने गिराया बड़ी मुश्किलों से, जो भी 13 उन्होंने गिरा दिए, कहते हैं ये वायर चला गया, लेकिन उसका ईरान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो कुरान पाक में लिखा है कि तैयार रखो अपनी कुव्वत ताकि हैबत तारी हो जाए आपके दुश्मनों पर, तो वो वाली बात बिल्कुल सही साबित होती है कि आप
मुसलमानों को भी अपनी अफवाज को उसी तरह वेल इक्विप करना होगा। वेल इक्विप करने के साथ साथ लड़ने की तरबियत भी लेनी होगी, क्योंकि जंगें जो है मशीनें नहीं लड़ती हैं, मशीनों के अंदर बैठे हुए जो इंसान लड़ते हैं। ये इट्स नॉट द गन व्हिच फाइट्स, बेसिकली इट्स द मैन बिहाइंड द गन। इसी तरह पायलट ये जहाज नहीं लड़ते हैं, तो जो पायलट कॉकपिट में बैठा होता है वो लड़ता है। तो लिहाजा मुसलमानों को सबक ढेर सारा मिला है, अल्लाह करे कि वो अपने अफवाज को करें। अब जहां तक सैंक्शन हटाने का ताल्लुक है, यस ईरान इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, और अगर वो जंगबंदी की तरफ एज अ फ्रीक बैठते हैं नेगोशिएशंस के अंदर, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठेंगे, जिसमें उनकी सबसे पहली डिमांड ये होगी कि उनके ऊपर लागू जितनी जो सैंक्शन हैं वो खत्म की जाए। एंड एट द सेम टाइम वो पहले भी उनका मुद्दा यही था, पोजीशन यही थी कि हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, ये हम पे इल्जाम था, और शायद वो ये दोबारा से स्टेटमेंट दें कि हम पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे थे और अब मुस्तकबिल में नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाएं और हमें भी मौका दें ताकि हम भी, हमारे जवान भी जो है पूरी दुनिया में उसी तरह से जो है वो सारी सूरतों का फायदा उठा सके। तो यस, बिल्कुल सैंक्शन उठ सकती हैं और ये नेगोशिएशंस का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये। लेकिन अहमद साहब ये भी बताइएगा, ये जो एक तड़ी कल्चर जो है वो आलमी दुनिया के अंदर बनाया गया था कि जी अगर एक मुल्क है वो दूसरे को तड़ियां लगा रहा है, दूसरा मुल्क है वो तीसरे को लगा रहा है, यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल, एक ताकत के नशे में चूर दो रियासतें जो है वो हर मुल्क को कह रही थी कि हमारी मानो वरना हम हमला भी करेंगे, तुम्हें जानी और माली नुकसान भी पहुंचाएंगे। क्या इस सूरत हाल का किसी हद तक खात्मा होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है एक जरा से रिटेलिएशन के बाद जो है वो मामलात शायद एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ आ गए। देखिए जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया लिबरलिज्म की तरफ या आइडियलिज्म की तरफ आ जाएगी और मोहब्बत, भाईचारा और इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तो ये इस वक्त मुमकिन है नहीं। इंसान की फितरत में सेल्फिशनेस है, वो एनार्किक नेचर के अंदर अपनी पावर को बढ़ाता है और ये तमाम चीजें प्रिवेल तो करेंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स और एक्यूरेसी इस कदर शदीद हो गई है कि अब जंगें उस तरह से इतनी प्रोलॉन्ग कोई भी मुल्क दुनिया का अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, लोगों की जरूरतें बढ़ चुकी हैं और उस सूरत में किसी किस्म की रुकावट जो है वो इंसानी जो है वो एक इस तरह का अलमिया पैदा कर सकती है कि जिससे मैसिव डेथ्स हो जाए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए एक अपनी पोजीशन ऑफ स्टैंड जाहिर करने के लिए जरूर जंगें होती रहेंगी। एक न्यू नॉर्मल जरूर जनरेट होने की कोशिश की थी कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे आप कन्वेंशनल जंग लड़ सके, जैसे कि इंडिया ने किया पाकिस्तान पे हमला करके, इसी तरह इसराइल ने किया ईरान पे हमला करके। तो हालांकि इसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट शामिल थी सारी, दो के ईरान जो है वो नहीं था, लेकिन इसराइल भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, लेकिन उसके नीचे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे रहते हुए जंग इनिशिएट की गई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो न्यू नॉर्मल जनरेट करने की कोशिश मोदी ने की थी, उसी को कॉपी किया नेतन्याहू ने, लेकिन दोनों को मार पड़ी है। तो शायद ये न्यू नॉर्मल दोबारा आगे ना बढ़े और यहीं पे किल हो जाए और मजीद जंगें जो है वो ना हो सके। जी, लेकिन अहमद सईद नवाज साहब, कुछ जो है वो जाहिर सी बात है, एक दो आर्टिकल्स मैंने ही पढ़े थे इस हवाले से, कुछ लोगों का जो है वो खदशा ये था कि इन जंगों की जो है वो तादाद बढ़ाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की जो दिफाई इंडस्ट्री है उसको जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग होगी तो हथियार इस्तेमाल होंगे। इस बात में कितनी सदाकत थी, क्योंकि ये सिर्फ एक खदशा ही था? नहीं, खदशा नहीं है। देखिए, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अमेरिकन की इकोनॉमी है बेसिकली, वो वेपन इंडस्ट्री की गेट ज्यादा पिवट करती है। अब दो की एनर्जी भी है, तेल भी है अमेरिका के पास, लेकिन उसके जो एमएनसीज हैं जो वेपन्स बनाती हैं, बोइंग वगैरह और दूसरे इस तरह की जो इंडस्ट्री है, वो उनकी जानिब से जनरेट किया गया पैसा जो है वो अमेरिका को मुमताज करता है बाकी ममालिक के मुकाबले में। ना हैविंग सेड दैट, अभी जो ये जंग भी हुई है पाकिस्तान इंडिया की, या फॉर दैट मैटर ये 10 रोजा या 12 रोजा जंग जो इसराइल ईरान की हुई है, आई एम श्योर कि ये बाकी ममालिक को भी जो है वो इस तरफ ऑलरेडी लेकर आ चुकी है, परसेप्शन बना चुकी होगी कि अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग रखें, ताकि कोई जो है ईरान की तरह जो है वो इसराइल की तरह जो कोशिश की गई ईरान को बिल्कुल जो है घुटनों पे लाने की, वो कामयाब ना हो। तो उसके लिए जो पहले आइडियलिज्म की बात करते भी थे, ये फॉर दैट मैटर लिबरल जो है वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते भी थे, वो भी अभी रियलिस्टिक पैराडाइम को सोचेंगे और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ अमेरिकन इसमें खासे कामयाब रहे कि अब दुनिया के जो ममालिक जिनकी अफवाज जो है वो डॉर्मेंट थी या बस बराए नाम थी, मेरे ख्याल में वो भी अब जो है वो
पूरी कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट वेपन्स भी हों और उनकी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो। जी। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है अब दूसरे ममालिक ने भी इस पूरे मामले के अंदर जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल रही पिछले 10-12 दिन, उसके बाद जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश की। रूस, चाइना, इसके अलावा फ्रांस के सदर काफी एक्टिव दिखाई दिए इन मामले के अंदर। आपको क्या लगता है सर, सबसे बेहतर सालिसी का किरदार कौन सा मुल्क अदा कर सका इस तमाम सूरत हाल में? लेकिन सारे मल्टी प्रॉन्ग एक एफर्ट चल रही थी। ओआईसी ने भी अपना किरदार अदा किया, प्रो ईरानियन उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। इसी तरह सऊदीया ने बड़ा अच्छा जो है वो रोल अदा किया। टर्की जो है वो उसने भी रोल अदा किया, इसराइली जहाजों को अपनी फिजा इस्तेमाल करने से रोका। इवन इराक जहाँ पे कि अमेरिकन अड्डे भी मौजूद हैं, उसने भी इसराइलियों को रोका। जहां तक फ्रांस का ताल्लुक है, यस वो उसने भी जो है वो कोशिश की, रशिया ने कोशिश की, चाइना ने बड़ी कोशिश की। तो ये तमाम लोगों ने मिलकर मल्टी प्रॉन्ग एफर्ट जो है वो किए, जिससे कि अमन इंशाल्लाह ताला अगर कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पीस की रेजोल्यूशन आती है जंगबंदी की और वो उसको वीटो नहीं करता कोई मुल्क, तो फिर सारे मल्टी प्रॉन्ग हुए। तो यह मल्टी प्रॉन्ग जो एफर्ट थी ये भी चीज डिक्टेट करती है कि आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है या उसकी जो तरतीब है वो अब यूनिपोलर के बजाय वो मल्टीपोलर के ऊपर जाएगी, क्योंकि जो दीगर P4 स्टेट्स हैं, पांचवा जो है अमेरिका है, उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया कि जिससे दुनिया में अमन को इंश्योर किया गया। तो अब वो ताकत का जो सबचश्मा जो है सिर्फ अमेरिकन नहीं है, बल्कि दीगर जो P4 स्टेट्स हैं वो भी उतनी ताकतवर हैं। तो लिहाजा मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी तरफ मैं समझता हूँ ये पहला कदम होगा। ये नजर भी आता है। तो आइंदा दिनों में जो स्कॉलर्स देखेंगे वो इन तमाम चीजों से हिंट लेकर शायद यही कंक्लूजन निकालेंगे कि दुनिया नो मोर यूनिपोलर बट मल्टीपोलर। लेकिन अहमद साहब ये भी बताइएगा कि कतर और ईरान से ऐसी बात है, पड़ोसी ममालिक हैं, इस कार्रवाई के बाद कतर का जो है स्टांस है वो काफी हद तक जो है वो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो है वो इस पर नाराजगी का भी इजहार किया। ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं कतर और ईरान के दरमियान? देखिए, कतर और ईरान के पहले भी ताल्लुकात जो ना वो सऊदीया की वजह से शोल्डर रब करते हुए नजर आते थे। लेकिन जैसे ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने कतर को पहले बता दिया था कि हम ये थोड़ी देर के लिए करने लगे हैं, तो बी वॉचफुल। और कतर ने लाजमी जो है वो जो अमेरिकन अड्डा है उनको उनकी कमांड को बताया होगा कि सेंट्रल कमांड को कि इस तरह से ईरानियंस प्लान कर रहे हैं। तो दे वर रेडी विद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कि जैसे ही वो हवा में आए हैं, जो इतने लीथल वेपन नहीं थे और इतने बहुत ज्यादा प्रिसाइज या फॉर दैट मैटर हाइपरसोनिक वेपन्स नहीं थे जो बीएमडी ना गिरा सके। तो बेसिकली बीएमडी ने गिराया और इससे ये जरूर हुआ कि मशरिक वस्ता की जो कतर एयरवेज है उसके फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, एमिरेट्स का हुआ होगा लाजमी, इसी तरह जो गल्फ की जितनी एयरलाइंस मुतासिर हुई हैं, टर्किश भी सुना है कि वो भी इस इलाके के ऊपर से नहीं फ्लाई कर रहा था। तो लिहाजा वो वक्ती तौर पर तो जरूर हुआ, लेकिन इन हार्ट ऑफ द हार्ट मैं समझता हूँ कतर भी शायद यही चाहता हो कि जो अमेरिकन की यहाँ इजारादारी है उसको भी जरा ईरान चेकमेट करे ताकि उनसे भी जान चुकाई जा सके। तो मल्टी प्रॉन्ग किस्म के इंटरेस्ट होते हैं ममालिक के। कतर ने जरूर ये कहा कि हम उसका दिफा का हक रखते हैं, जाहिर उसने ये कहना ही कहना है। एक सॉवरन स्टेट है, वो बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि उस पर मिसाइल है और उस पर खामोशी इख्तियार करे। उसने अपनी बादशाहत जो है वहां पे उसने अपने पब्लिक के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी भी थी, तो लिहाजा उन्होंने दी है और इसका कोई बहुत खतर का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा दोनों ममालिक के रिलेशनशिप में। अच्छा अहमद साहब ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है अमेरिकी सदर ने जो है वो वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट भी दिया है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर उनकी हौसला अफजाई जो है वो की जाती रहेगी। ये आपको क्या लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है कि जो कुछ कर रहा है उस पर हौसला अफजाई जारी रहेगी? देखिए, इसराइल और ईरान के दरमियान अगर चॉइस करनी हो अमेरिकन ने तो वो किसका करेंगे? तो नेचुरली वो इसराइल का ही करेंगे। और उनके हक में स्टेटमेंट आना जो है वो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल एक कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए किसी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि जो न्यू कॉन्स हैं, जो यहूदी लॉबी है या डायस्पोरा है या फॉर दैट मैटर जैसे डीप स्टेट का भी नाम देते हैं, वो इस कदर वॉशिंगटन में उसकी पॉलिसीज के ऊपर उनका इम्पैक्ट है। इवन वहां बनने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं बनती हैं। जितनी इलेक्शन कैंपेन्स होती है यही जो डीप स्टेट या न्यू कॉन्स जो भी नाम दे, यहूदी लॉबी हम कह देते हैं, उनकी फंडिंग से ही सब कुछ होता है और उनकी बेस के ऊपर ही उनकी मर्जी से ही वहाँ पे इवन फॉरेन पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इसराइली कौम जो है
वो एक ज़हीन कौम है और उसके साइंटिस्ट, उसके रिसर्च का जो लेवल है वो मेरे ख्याल में दुनिया में नंबर 1 है इस वक्त। जितनी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ओन बाय द ज्यूज हैं, और अगर वो अपना हाथ रोकें तो अमेरिकन की जो इकोनॉमी है जो 30% इनके ऊपर रिवॉल्व करती है वो ऊंधे मुंह गिर जाएगी। तो लिहाजा उस अमेरिका को जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के डेफिसिट में है और इनका मकरूज है किस्म का इसराइली ओन कंपनीज का, तो उसने प्रो इसराइल स्टेटमेंट देना उसकी मजबूरी है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों के तनाजुर में अगर स्टेटमेंट दी है तो कोई बहुत फिक्र की बात नहीं है। अगर इसको मार भी पड़ती तो ये स्टेटमेंट आनी थी, अगर मारना भी पड़ती तो अमेरिकन की जानिब से यही पोजीशन होनी थी। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी बताएं कि इंडिया के साथ ईरान के ताल्लुकात काफ़ी हद तक जो है वो मौसर होते जा रहे थे। माजी में हम लोगों ने देखा कि चाबहार जो पोर्ट है वो भी जो है वो इंडिया को दे दिया गया था, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जब जाहिर सी बात है ऑपरेशन किया अपने मुल्क के अंदर ईरान की जानिब से किया गया, तो उन्होंने भारतीय शहरियों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया, और कहीं ना कहीं जो है वो खुद ईरानी सहाफ़ियों की जानिब से भी ये कहा गया कि हम पे जो हमला हुआ है उसमें इंडिया की जो है वो फौजी एयरबेसेस जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं और हम भूलेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है, बस एक दरार पड़ चुकी है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में? दरार नहीं जी, बहुत बड़ी क्रेविस, बहुत बड़ा वाइड गल्फ दोनों ममालिक के दरमियान क्रिएट हो चुका है। इस जंग से जरा निकलने में आज देखें तो उनकी ईरानियन असेंबली के अंदर इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उनके झंडे को सुना कि वहां फाड़ा गया है या उसको जलाया गया, इस किस्म की रिपोर्टिंग आ रही है। जबकि पाकिस्तान की तरफ देखें तो ईरानियन असेंबली के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो बेसिकली अगर लार्जर गेम देखें तो ईरानियन बेसिकली सैंक्शन थे, इंडियंस जो है आशीर्वाद इसराइल का और अमेरिकन के आशीर्वाद से वो चाबहार पोर्ट को डेवलप करते हैं, और वहाँ पे अडानी ग्रुप जो है वो इसको ऑन करता है। हैफा की पोर्ट भी है, वो भी इंडियन अडानी ग्रुप जो है उनकी मिल्कियत है, ये उनकी तरफ से डेवलप की गई है। तो लिहाजा अमेरिकन आशीर्वाद से एक सैंक्शन कंट्री के अंदर जो है वो एक एक्टिविटी की गई, चाबहार पोर्ट को बनाया गया। उसके 2 मकसद थे, एक इंडियन रॉ का वहाँ पे दाखिल कराना और दूसरा गवादर पोर्ट की अफादियत को खत्म करना ताकि चाबहार को इक्वली जो है वो डीप सी पोर्ट के तौर पर दुनिया मुतारिफ कर सके। लेकिन जब रॉ वहाँ पे गई है तो मोसाद के साथ ऑफकोर्स उनका यहूद और अनूद का जो नेक्सस है वो पिछले 20 सालों से वहाँ पे अच्छी तरीके से उनकी सोसाइटी में घुसे हैं। और ये जो इन्होंने इनके जो साइंसदान है या लीडरशिप को कत्ल जो किया, बेसिकली वही चिप्स यही रॉ के जो लोग थे, एजेंट्स थे, वो रखते रहे जिनको मोसाद की मुकम्मल जो सपोर्ट हासिल थी और सबकी सब इंफॉर्मेशन मोसाद के पास जा रही थी। तो लिहाजा भी इन्होंने जब काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन अब किए तो उसमें चाबहार पोर्ट के ऊपर से तकरीबन 150 के करीब जो है इन्होंने एजेंट्स पकड़े हैं, जिसमें से 121 कहते हैं वो इंडियन नशाद थे, बाकी जो है वो सारे अवामी थे, और इनको पकड़ के भी वो उनके खिलाफ ट्रायल कर रहे हैं। मैं ख्याल उनको शायद एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ईरान और इंडिया जो बेसिकली आपस में एक मोहब्बत की पीने चली हुई थी वो जमीन बहुत हो चुकी है। ये दरार नहीं है, ये पूरी क्रेविस है, ये पूरा गल्फ है। और मैं समझता हूँ कि इस वॉर के नतीजे में जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट रखा हुआ था, BLA, BRA, ये तमाम लोगों को सपोर्ट करते थे, कुलभूषण यादव भी ईरान से आया था। तो ये तमाम जो एक्टिविटी हुई है 12 दिन की, ये पाकिस्तान के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और बहुत अच्छी क्रिएट हुई है कि जिसमें ईरान जो है वापस पाकिस्तान की तरफ जो है वो टिल्ट हो गया है, और ईरान जो रॉ है ये इंडिया है इसको मुकम्मल तौर पर वहां से बेदखल कर दिया गया। अफगानिस्तान में भी देखें तो चाइना ने रोल अदा की है और उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी हालिया दिनों में स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जाके TTP के एलिमेंट्स दहशतगर्दी नहीं करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो अप्रैल से लेके अब तक इंडिया के लिए इस खत्ते के अंदर जो असर रसूख था वो अगर मल्टीप्लाइड बाय 0 नहीं हुआ तो 80-85% जरूर वो जो है तबाह बर्बाद हुए। तो लिहाजा इस वक्त अगर मोदी को देखें तो वो स्टाइल किस्म के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उसकी बुखलाहट को जाहिर करता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो हमारी हार्डकोर मिलिट्री है, आसिम मुनीर साहब जो उनकी क़यादत में जो हमने बिट स्पीक किया था, वो सही मानों में उन्होंने पूरा नक्शा इस खत्ते का चेंज कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें से एक भरपूर तरीके से फातेह मुल्क बन के उभरा है। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है ईरान के अंदर जो है वो रेजीम चेंज की भी एक बात हो रही थी
क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये एक वाहिद पॉइंट है जिसपे अमेरिका और इसराइल जो है वो मुत्तफिक नहीं है, एक पेज के ऊपर नहीं है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रिजीम चेंज हो और इसराइल चाहता था कि रिजीम चेंज हो। गुज़िश्ता रोज कुछ माहिरीन की राय ये थी कि रिजीम चेंज इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अमेरिका या इसराइल की जानिब से ऐसे शख्स को रिजीम चेंज के लिए चुना गया था जिसको ईरान की आवाम पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, ये बेसिकली नेतन्याहू के ब्रेन चाइल्ड है कि रजीम चेंज करें। जितनी रजीम्स चेंज हुई हैं, चाहे वो बशर असद की हो, कदाफी की हो, सद्दाम हुसैन साहब की हो, जितने रजीम्स चेंज हुई हैं या जितनी भी रजीम बाकी हैं वो सारी की सारी या तो बायलैटरल लेवल पे या अब्राहम अकॉर्ड के तहत वो ऑलरेडी डोरमेंट हो चुकी हैं। तो रजीम चेंज से ये अपने मतलब के जो है कमांड एंड लीडरशिप को लेकर आना चाहता था नेतन्याहू, ताकि ईरान वाहिद ऐसी कुव्वत रह गई थी जो उसके सामने सर उठा के खड़ी हुई थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो मेजर पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं या रीजनल पावर्स हैं, वो एक नया जो है वो एक ट्रेंड जो है वो क्रिएट होना जा रहा था कि जब रजीम चेंज कर देंगे। रजीम चेंज करने के लिए कोई पोलिटिकली या तो हटाने की बात होती थी, लेकिन चूंकि नेतन्याहू जो है वो एक अल्ट्रा फाशिस्ट और नेशनल दहशतगर्द, आलमी दहशतगर्द है कि जिसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट शाहजहां के साहबजादे को चुना गया था रजीम चेंज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। रजीम चेंज के लिए रजा शाह पहलवी का जो बेटा है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि मीडिया इनके पास है, यहूदियों के पास, तो उसको एज ए हीरो करके पेश किया जा रहा था, जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी जो वो नहीं थी। मजीद ये कि ट्रम्प भी नहीं चाहते थे कि कल ये ट्रेंड अगर हो कि किसी रजीम को चेंज करना भी हो अगर, तो उसे गोली मार के चेंज कर दें या मिसाइल मार के चेंज कर दें। तो लिहाजा इसलिए अमेरिकन इस नए पेंडोरा बॉक्स को खोलने के लिए तैयार नहीं थे और इसकी मुतालिक सदर पुतिन ने भी बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली थी। तो इसलिए नेतन्याहू का ये जो प्लान था ये उसमें कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिकन, रशियंस और दीगर ममालिक जो है इसकी एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप के हक में नहीं थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अपने नाजरीन को बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़ेह तौर पर अपने बयान में कहा गया कि कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमले में तमाम अमरीकी महफूज रहे। सदर ट्रंप ने बताया कि ईरानी हमले में कतर का कोई शहरी भी मुतासर नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने कहा कि अमन के लिए अमीर कतर ने जो कुछ किया उस पर उनके मशकूर हैं।